प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का खनिज संसाधन देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वन संसाधन हम लोग कल चल दिए थे। तो वन संसाधन में हम लोगों को कुछ स्टार जो बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव के रूप में, उसको हम लोग देख लेते हैं। कल छूट गया था तो आज हम लोग देख लेते हैं। चलिए, और जो वीडियो नहीं देखे हैं इनके पहले वाला लेक्चर वो देख लेंगे जा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, सबसे पहले हम लोग वन संसाधन देखते हैं कि बिहार के कुल क्षेत्रफल, बिहार के कुल क्षेत्रफल में 7% हिस्से में ही क्या है, वन है बाबू। हिस्से में ही वन है, हिस्से में ही वन है। और भारत के कुल क्षेत्रफल में 21% हिस्सा वन है। देखिए, भारत के, आप लोग भी लिखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल में 21% हिस्से में वन है। हिस्से में क्या है, वन है। और बाबू लिखना है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, मनाया जाता है। तो बाबू, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब बाबू बिहार का, अब आगे चलेंगे। बिहार का 17 जिला जो है वनहीन है, जहाँ वन नहीं है, वनहीन है। बिहार का बाबू 17 जो जिला है वो क्या है, वनहीन है। और रोहतास और जमुई में कम मात्रा में वन है। जमुई में कम मात्रा में क्या है बाबू, वन है। कम मात्रा में वन है लेकिन कम मात्रा में है, कम मात्रा में वन है। तो देखिए बाबू, और स्टार बचा है, उसको हम चलेंगे। सबसे जो पहला स्टार है वन संसाधन का, वो है बिहार के कुल क्षेत्रफल में 7% हिस्से में ही क्या है बाबू, वन है। बिहार का जो क्षेत्रफल उसमें 7% हिस्सा में ही क्या है, वन है। ऑब्जेक्टिव में ये सब जो प्रश्न पूछा गया है और पूछेगा भी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है, भारत के कुल क्षेत्रफल में 21% हिस्से में क्या है बाबू, वन है। मतलब भारत के जो कुल क्षेत्रफल में 21% जो हिस्सा है उसी में क्या है, वन है। ये सब क्वेश्चन बैंक में आप लोग देखिएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है बाबू 5 जून को मनाया जाता है। और बिहार का 17 जिला जो है क्या है, वनहीन है, जहाँ वन नहीं पाया जाता है। और रोहतास और जमुई में कम मात्रा में बाबू क्या है, वन है। वन है लेकिन कम मात्रा में है। कहाँ, रोहतास और जमुई में। तो आप लोग इसको नोट करिए और आगे हम लोग चलते हैं। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब बाबू हम लोग चलेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, लिखिएगा। वन का विस्तार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। वन का जो विस्तार है बाबू, जो वन है फैला हुआ है, सबसे अधिक वन का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक वन का जो विस्तार है बाबू वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य
प्रदेश में है। सबसे अधिक वन का विस्तार कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में है। और भारत में आदिवासी जिले में, भारत के आदिवासी जिले में 60.11% भाग क्या है बाबू? वन है। भाग में वन है। जो भारत के आदिवासी जिले हैं बाबू, वहाँ पे 60.11% जो है बाबू वन है। अब हम लोग चलेंगे संविधान की जो धारा है, हमारे जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने संविधान की धारा 21वां का जो संबंध है बाबू, वन जीव जंतु के संरक्षण से है। तो लिखेंगे संविधान की धारा 21वां का संबंध, 21वां का जो संबंध है बाबू, संबंध वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण से है। मतलब बचाने के लिए है, संरक्षण से है। वन जीव जंतुओं का क्या है बाबू? संरक्षण से। जो हमारे संविधान की धारा 21 है, वो वन जीव जंतुओं को क्या है? संरक्षण से है। अब बाबू हम लोग आगे चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर या मयूर कहते हैं। मयूर जो है बाबू, उसको संस्कृत में कहा जाता है मयूर। बात एक ही है, मयूर है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर है बाबू। ये जो देखो मोर या मयूर है, इसको संस्कृत में मयूर कहा जाता है। बात एक है। देखो बाबू अगला जो स्टार हम लोग चलते हैं, सबसे अधिक वन का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में है। सबसे जो अधिक क्षेत्र में जो वन फैला हुआ है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब अगला स्टार चलेंगे, भारत के आदिवासी जिले में 60.11% भाग में क्या है बाबू? वन है। भारत के जो आदिवासी जिले में 60.11% ही क्या है? वन है। तीसरा स्टार चलेंगे, संविधान की धारा 21वां का जो संबंध है ना बाबू, वो क्या है? वन जीव जंतुओं को क्या है? संरक्षण से है। वन जीव जंतुओं को बचाने के लिए है। संविधान की धारा 21, जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने संविधान की धारा 21 को वन जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए दिए हैं। कोई भी अवैध तरीके से व्यापार या शिकार करेगा, उस पर यह क्या होगा? लागू हो जाएगा बाबू। और तीसरा जो है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर या मयूर है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? मोर है, या संस्कृत में इसको हम क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। दोनों को याद रखना है। और ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है। अब कहिएगा कि ये सब पूछता है, मैट्रिक में पूछता है बाबू, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और स्टार जो बचा है उसको आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए बाबू आगे अब चलते हैं। अब अगला जो स्टार है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाबू, वो बाघ है। लिखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। लिखिए स्टार में, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है बाबू? बाघ है। अब हम लोग आगे चलेंगे। बिहार का एकलौता राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान है बाबू। जैविक उद्यान है।
जो पटना में है, जो पटना में है। कहाँ है बाबू? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो कहाँ है? पटना में है। अब हम लोग चलेंगे 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया है बाबू। 1992 ईस्वी में भारतीय वन जीव बोर्ड का बोर्ड का गठन किया गया है। कितना ईस्वी में बाबू? 1992 ईस्वी में भारतीय जीव बोर्ड का गठन किया गया है या संरक्षित किया गया है। इसको लिख सकते हैं कि 1992 ईस्वी में भारतीय जीव बोर्ड का गठन किया गया है। तो आप लोग इतना लिखिए और हम लोग आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले इतना समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे जो पहला स्टार है बाबू जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। आप लोग भी जानते हैं। बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान संजय गांधी जैविक उद्यान है जो पटना में है। बिहार का इकलौता क्या है? राष्ट्रीय जैविक उद्यान है बाबू, जो कहाँ है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है बाबू वो कहाँ है? पटना में अवस्थित है, स्थित है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है और पूछेगा भी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, सबको याद करते जाना है। 1992 ईस्वी में बाबू भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन किया गया है। कितना ईस्वी में? 1992 ईस्वी में भारतीय वन जीव बोर्ड का क्या किया गया है? गठन किया गया है। आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। इतना आप लोग नोट कीजिए। अब आगे चलेंगे बाबू। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय उद्यान और राज्य चलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य चलेंगे। यहाँ तक हो गया। अब लिखिए बाबू, एक तरफ लिखिए राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ लिखिए राज्य। एक तरफ लिखिए राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ लिखिए राज्य। राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है उसको देखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। एक तरफ लिखिए राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ लिखिए राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ लिखिए बाबू क्या? राज्य। किस राज्य में है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो है बाबू कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू उत्तराखंड में है। अब दूसरा चलेंगे काजीरंगा। काजीरंगा उद्यान जो है बाबू असम में है। काजीरंगा उद्यान कहाँ है? असम में है। आप लोग इसको याद करते चलिएगा बाबू। तीसरा हम लोग चलेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। आप लोग इसको नोट करते जाइए। अब पांचवा जो है बाबू, चौथा जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? गुजरात में है। गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? गुजरात में है। अब पांचवा चलेंगे पांचवा जो है बाबू रणथंभौर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू राजस्थान है। राजस्थान में है। राजस्थान में
है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? राजस्थान में है। अब चलेंगे छठा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। असम में है। कहाँ है बाबू? असम में है। कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। अब सतवां चलेंगे, हजारीबाग। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है बाबू, आपको झारखंड में पड़ जाएगा। झारखंड में है। हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? झारखंड में है। अब आठवां चलेंगे, जिम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहाँ है बाबू? उत्तराखंड में है। जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। आप लोग इसको नोट करते जाइए। नौवां देखेंगे, पेरियार जो नेशनल पार्क है बाबू वो आपको केरल में पड़ जाएगा। पेरियार जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? केरल में है। आप लोगों को नोट करते जाना है और साथ में याद करते जाना है। आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार इतना हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके क्या है बाबू? राज्य हैं। पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा जो है बाबू काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो असम में है। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में है। आप लोगों को याद करते जाना है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू वो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। राजस्थान में है। मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू वो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू वो झारखंड में है। अगला चलेंगे आठवां, जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू उत्तराखंड में है। अब पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? केरल में है। आप लोग इतना नोट कीजिए और इसको आप लोग याद कर लीजिए। जितना जल्द आप लोग को याद हो जाएगा बाबू, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में उतना ही आसान होगा। हम आपको क्वेश्चन बैंक कराएंगे तो ये सब मिलेगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो ये सबको ऑब्जेक्टिव को बनाने में मजा आएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और एक और राष्ट्रीय उद्यान है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम चल देंगे। यहाँ तक लिखिए, हो गया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बाबू अब हम लोग आगे चलते हैं। नौवां, अब 10वां राष्ट्रीय उद्यान है, दो और है, हम लोग चलते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए, आपको याद करते जाना है। अगर आप लोग अभी से याद करते जाएंगे तो परीक्षा में आपको उतना भार नहीं पड़ेगा। परीक्षा के समय आप लोग फिर याद कीजिएगा तो आप लोग से याद नहीं होगा बाबू, 100% कह रहे हैं। इसीलिए अभी से ही याद करते जाइए। चलिए बाबू 10वां चलते हैं। 10वां जो बाबू राष्ट्रीय उद्यान है सुंदर वन है। सुंदर वन है। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग 11 चलेंगे। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाबू वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में है। हम लोग इतना चल दिए बाबू, इतना बहुत है राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से आपको 2 ही 3 पूछेगा या 1 ही 2 आपको पूछेगा। तो सुंदर वन जो राष्ट्रीय उद्यान है बाबू
पश्चिम बंगाल में है, आपको याद रखना है। और कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में है। आप लोगों को इतना जो राष्ट्रीय उद्यान बताएं आप लोगों को याद करना है, इतना में से 2 ही 3 पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, तो आप लोग को सब याद करना है। आप लोग इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, जो 1-2 स्टार और है उसको हम लोग को देखना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देख लिए। अब बाबू चलेंगे, कुछ स्टार है, जिस स्टार में जो स्टार हम अभी चलेंगे उसमें बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा मारे आंसर। तो आप लोग को कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं अभी। तो बाबू सबसे पहले जो है स्टार चलेंगे ऑब्जेक्टिव का, वो है कि कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें बहुत सा बच्चा को कन्फ्यूजन आता है कि घड़ियाल मारे कि डॉल्फिन मारे। तो आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं। अगर पूछेगा बोर्ड परीक्षा में कि भारत का जलीय जीव अगर पूछा बाबू तो डॉल्फिन मारना है। भारत का जलीय जीव कौन है तो डॉल्फिन मारना है। अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है तो आप लोगों को घड़ियाल मारना है। समझें, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन रहते हैं कि किस क्वेश्चन में मारे, दोनों कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर जलीय जीव पूछेगा आपसे तो डॉल्फिन मारना है, अगर जलीय जीव नहीं पूछेगा तो घड़ियाल मारना है। आइए हम लोग स्टार में इसको चल देते हैं। आइए लिखिए, स्टार दे के लिखिए। जितना भी हम स्टार दिवाएंगे सारा ऑब्जेक्टिव बनेगा बाबू। लिखिए, घड़ियाल ऐसा जीव है, घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अब हम लोग बाबू दूसरा स्टार चलेंगे, डॉल्फिन। डॉल्फिन जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है बाबू क्या है, जलीय जीव है। तो चलेंगे, डॉल्फिन क्या है, जलीय जीव है। इसको चलेंगे, डॉल्फिन भारत का जलीय क्या है, जीव है, जलीय जीव है। डॉल्फिन जो है बाबू भारत का क्या है, जलीय जीव है। एक और स्टार लिखिए, चरक का संबंध भारत से है, भारत से है। और लिखिए, और स्टार दीजिए, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है, दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान कहाँ है बाबू, दरभंगा में है। और कांवर क्षेत्र जो है बाबू वो कहाँ है, बेगूसराय में है। कांवर क्षेत्र बेगूसराय में है। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि कांवर क्षेत्र कहाँ है, तो बेगूसराय में है। आप लोग इसको नोट कीजिए, हम समझाते हैं। चलिए बाबू, पहला जो स्टार है हम लोग चलते हैं। पहला स्टार है, घड़ियाल ऐसा जीव है, घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। आप लोग इस कंफ्यूजन में हैं तो बाबू दूर कर लीजिए। घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाएगा। जलीय जीव अगर पूछेगा तो डॉल्फिन मारना है, अगर जलीय जीव नहीं पूछेगा तो घड़ियाल आप लोगों को मारना है। 100% सही होगा। घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही बाबू क्या होगा, पाया जाता है।
और जलीय जीव जो है, जलीय जीव भारत का जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। अगर पूछेगा जलीय जीव तो आप लोगों को डॉल्फिन मारना है। अब तो क्लियर हो गया डाउट। अब हम लोग बाबू देखेंगे तीसरा स्टार है, चरक का जो संबंध है बाबू कहाँ से है? भारत से है। चरक का संबंध भारत से है, ये भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा है। कुशेश्वर जो स्थान है बाबू वो दरभंगा में क्या है? स्थित है या अवस्थित है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। और कांवर क्षेत्र जो है बाबू बेगूसराय में है। कांवर क्षेत्र पूछेगा तो बेगूसराय में है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग याद कर लीजिए, जितना भी स्टार बताए हैं वो सब को आपको याद करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे बाबू। जो क्या है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, वन संसाधन बाबू खत्म हो गया। और एक और अगर स्टार आप लोग चलिएगा, सुंदरवन में क्या है बाबू? बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ पे यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। अब एक स्टार और है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सुंदरवन जो है बाबू, सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बंगाल टाइगर। सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। आप लोग इसको लिख लीजिए, सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। स्टार देकर लिख लीजिए, सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। सुंदरवन में बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है बाबू। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सुंदरवन में क्या कौन सा टाइगर पाया जाता है, तो बंगाल टाइगर पाया जाता है। आप लोगों को इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक बाबू क्या हुआ, ये जो ये चैप्टर है वन संसाधन, ये आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। वन संसाधन जो चैप्टर था वो क्या हुआ? समाप्त हो गया। अब हम लोग यूनिट जो है वन संसाधन का वो समाप्त हो गया, चैप्टर नहीं हुआ है समाप्त। अब हम लोग को बाबू खनिज संसाधन देखना है। हंसते खेलते हम लोग को पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है और आराम से पढ़ना है। आप लोग भी याद करते जाइएगा, समझते जाइएगा और याद करते जाइएगा। जहाँ समझने का बात रहेगा हम आपको बोलेंगे कि यहाँ समझिए, आप लोग समझिएगा। ये सब बाबू आप लोग को याद करना है, समझने का ये सब बात नहीं है। आप लोग आराम से पढ़िए, आराम से पढ़ना है धीरे धीरे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। तो आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और सबसे पहला बात बाबू, आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को टाइम एक निर्धारित किया हुआ रहता है। इसी टाइम में आपको एग्ज़ाम दे देना है। तो आप लोग सेट मारिए, जो मॉडल पेपर और जो टारगेट ये सब जो बुक है वो सब में ऑब्जेक्टिव सीरीज रहता है, वो समय दिया हुआ ऑब्जेक्टिव रहता है। उसमें एक उसको से टारगेट बुक या कुछ भी बहुत सारा बुक है, मॉडल पेपर है, गेस पेपर है, ये सब जो बुक है, क्वेश्चन बैंक है, ये सब से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का एक समय निर्धारित कीजिए कि इतना समय में हमको इतना 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या इतना क्वेश्चन बन जाना चाहिए। और 100% बनेगा बाबू। एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, तीसरा दिन से आप लोगों का हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। इतना क्वेश्चन जो है इतना समय में हम लोग बना दिए। तो यही सब क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। और सबसे पहले तो आप लोग राइटिंग पर बाबू फोकस कीजिए। अगर आपका राइटिंग बेहतर होगा तो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करेगा वो आपको नंबर देगा। अगर आपको राइटिंग खराब रहा तो नंबर काट लेगा। तो सबसे पहले राइटिंग पर भी ध्यान देना है। और जो सब्जेक्टिव का जो है उसको आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करना है। याद सिर्फ नहीं करना है, वहाँ बोर्ड एग्जाम में याद करके सुनाना नहीं है बाबू, आप लोगों को क्या है, लिखना है। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। जब याद हो जाएगा आप लोग को तो उस पर लिखिए कोई कॉपी पर, आप लोग को याद भी होगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप लोग भुलाएंगे नहीं। तो आप लोग इतना सब करिएगा बाबू, तभी जो है बोर्ड एग्जाम में सफल हो पाइएगा, ऐसे नहीं। तो आप लोग को सेट प्रैक्टिस ये सब कुछ करना है। क्वेश्चन बैंक हम चलाएंगे ही, आप लोग टेंशन ना लीजिए। जिन बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है वो हम कुछ दिन के बाद जो है क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट करेंगे। और बाबू साइंस का क्लास, अगर ये जो
टॉपिक है, चैप्टर है, वो ख़त्म हो जाएगा तो साइंस का क्लास हम स्टार्ट करेंगे, अलग क्लास स्टार्ट करेंगे। ये क्लास भी चलेगा और साइंस का भी क्लास चलेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाएंगे, आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ये क्लास भी चलेगा, ज्योग्राफी का और साइंस का भी क्लास आप लोगों को चलेगा। तो आप लोग को कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। और पीडीएफ भी आपको मिलेगा बाबू, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा और नहीं सामना करना पड़ेगा। जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिन बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में सर्च मारिएगा मोनू ऑनलाइन एजुकेशन। आप लोग टेलीग्राम में सर्च मारिएगा मोनू ऑनलाइन एजुकेशन। टेलीग्राम में आप लोग सर्च मारिएगा मोनू ऑनलाइन एजुकेशन तो आएगा, और वहाँ पे लोगो लगा हुआ रहेगा, मोनू ऑनलाइन एजुकेशन लिखा हुआ रहेगा। उसको आप लोग क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है उस चैनल को, ठीक है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, चैनल का लिंक दिया हुआ है बाबू, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग जुड़ जाएं। जो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आप लोग पढ़िए बाबू, और कुछ नहीं हमको चाहिए, बस आप लोग पढ़िए। अब हम लोग बाबू खनिज संसाधन चलेंगे। क्या चलेंगे, खनिज संसाधन, और ऊपर लिखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधन सबसे पहले बाबू हम लोग जानेंगे कि खनिज कैसा संसाधन है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो खनिज है वो कैसा संसाधन है। तो बाबू खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है, जिसका हम उपयोग एक बार कर लेते हैं वो समाप्त हो जाता है, पुनः उत्पन्न नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो बाबू अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग जाकर वीडियो को देख लीजिए, पहला लेक्चर में होगा। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, ये सब आप लोग को पढ़ा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। सबसे पहले जो बाबू खनिज जो संसाधन है वो अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि जिसको एक बार हम उपयोग कर लेते हैं, उसको जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। एक बार उपयोग करने के बाद वो पुनः उत्पन्न नहीं हो पाता है, उसी को बाबू अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, वैसा संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उसका उपयोग दोबारा भी हम लोग कर सकते हैं, पुनः वो क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि खनिज संसाधन, खनिज जो है नवीकरणीय संसाधन है। स्टार लिख के दीजिए। खनिज जो है, खनिज नवीकरणीय अनवीकरणीय कर दिए, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है बाबू, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ये तो हो गया बाबू, खनिज जो है क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। अब बाबू हम लोग देखेंगे खनिज होता क्या है, या खनिज से आप क्या समझते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो बाबू खनिज जो है हम खनन के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के अंदर हम लोग खनन करते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उसी को हम खनिज कहते हैं। खनन के द्वारा प्राप्त होता है और जिसकी विशेष आंतरिक जो संरचना होती है ना बाबू, उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एक बार और समझिए, जो खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, खन कर हम लोग पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं, खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं, और उसकी विशेष आंतरिक क्या होती है, संरचना होती है। आंतरिक मतलब अंदर की ओर क्या होती है, विशेष संरचना होती है बाबू, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं खनिज क्या है। लिखिए आप लोग, खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या है, लिखिए आंसर लिखिए।
क्वेश्चन लिखिए खनिज क्या है या खनिज से आप क्या समझते हैं, उत्तर लिखिए। लिख लिया आप लोग क्वेश्चन, उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखिए। वैसा संसाधन वैसा संसाधन वैसा संसाधन जो खनन के द्वारा बाबू क्या होता है, प्राप्त होता है। खनन के द्वारा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। और जिसकी जिसकी क्या विशेष आंतरिक संरचना होती है बाबू, जिसकी विशेष आंतरिक संरचना होती है, संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, खनिज कहते हैं। जिसे खनिज कहते हैं, जिसे खनिज कहते हैं। देखिए बाबू, खनिज क्या है, खनिज से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। हम लोग जानिए खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। अब खनिज किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो खनन के द्वारा प्राप्त होता है। खनन करते हैं, खनन के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। और जिसकी विशेष आंतरिक बाबू संरचना होती है, जिसे खनिज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके प्रकार पर चलेंगे, खनिज के कितने प्रकार होते हैं उसके आगे बढ़ेंगे। फिर चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग बाबू चलेंगे, खनिज जो है लगभग 100 प्रकार के होते हैं। खनिज लिखिएगा, स्टार देकर लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव है। खनिज लगभग 100 प्रकार के होते हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, आप लोग देखिएगा। ऑब्जेक्टिव में होगा, संसाधन का ऑब्जेक्टिव जो है उसमें होगा। देखिए आप लोग, खनिज लगभग 100 खनिज लगभग 100 प्रकार के होते हैं। बाबू खनिज जो है लगभग 100 प्रकार के होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए अभी ही। खनिज लगभग 100 प्रकार के होते हैं। अब बाबू हम लोग खनिज के प्रकार को चलेंगे। आइए लिखते हैं क्वेश्चन, खनिज के प्रकार को लिखें। क्वेश्चन लिखिए, खनिज के प्रकार को लिखें। खनिज के प्रकार को लिखें। बाबू जितना पढ़ा रहे हैं, एग्जाम जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोग को 450 प्लस टारगेट मारना है बाबू, समझें। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो 450 प्लस आराम से ले आइएगा। खाली आप लोग पढ़कर अच्छे से पढ़िए, और खाली पढ़ने से नहीं होगा, उसको आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आएगा। सिर्फ याद करने से नहीं आएगा। आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट जो बोला गया है, बिल्कुल सही कहा गया है बाबू। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बाबू खनिज के प्रकार को लिखे। तो खनिज जो है बाबू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है धात्विक खनिज है, और दूसरा अधात्विक खनिज है। धात्विक खनिज किसको कहेंगे, जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज किसको कहते हैं, जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। सिंपल सा बात है। तो लिखिए, खनिज के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। आंसर लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बाबू वो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है, और दूसरा जो है अधात्विक खनिज है। दूसरा क्या है बाबू? अधात्विक खनिज है। पहला धात्विक खनिज है, दूसरा अधात्विक खनिज है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। खनिज के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं बाबू। पहला जो है वो धात्विक खनिज है और दूसरा है अधात्विक खनिज। इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम धात्विक खनिज पर चलेंगे। धात्विक खनिज क्या है, अधात्विक खनिज क्या है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए बाबू, हो गया नोट। अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, हो गया। अब लिखिए धात्विक खनिज किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए बाबू, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक खनिज किसे कहते हैं? धात्विक खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो लिखिए, पहले समझ लीजिए धात्विक खनिज, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। तो बाबू धात्विक जो खनिज है, धात्विक खनिज में क्या होगा? धातु पाया जाएगा। वैसा खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। जिस खनिज में बाबू धातु पाया जाएगा उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज का उदाहरण देखते हैं। मैग्नीज, तांबा, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। तो लिखेंगे वैसा खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं। आंसर लिखिए बाबू, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? अब आंसर लिखिए, वैसा खनिज जिसमें क्या बाबू? जिसमें धातु पाए जाते हैं, जिसमें धातु पाए जाते हैं, जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज कहते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण लिखिए, मैग्नीज, तांबा, ये सब क्या है बाबू? धात्विक खनिज है। आदि लिख दीजिए। ये सब क्या है बाबू? धात्विक खनिज है। आइए देखते हैं। वैसा खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु पाया जाएगा उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें धातु नहीं पाया जाएगा बाबू उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो जैसे देखिए, मैग्नीज, तांबा आदि बहुत कुछ क्या है? धात्विक खनिज है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। हो गया? चलते हैं बाबू। चलिए, अब हम लोग चलेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे और बाबू धात्विक जो खनिज है उसको भी वर्गों में बांटा गया, उसको भी भागों में क्या किया गया? बांटा गया। तो पहले हम लोग धात्विक खनिज देख लिए, अब चलते हैं। अब लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए, धात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? धात्विक खनिज हम लोग पढ़ लिए। अब नीचे लिखिए, धात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन लिखिए, धात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? आइए समझते हैं। धात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बाबू धात्विक खनिज को भी दो वर्गों में बांट दिया है। धात्विक खनिज को दो
वर्गों में बांटा गया है बाबू, बांटा गया है। धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है लौह युक्त खनिज है, पहला क्या है, लौह युक्त खनिज है जिसमें लोहा पाया जाएगा बाबू। दूसरा अलौह युक्त खनिज है, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को अपने से भी डिफिनेशन लिख दीजिएगा, लौह युक्त खनिज। तो बाबू चलते हैं, ये देखिए धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में क्या किया है, बांट दिया है। धात्विक खनिज को 2 वर्गों में क्या किया है, बांट दिया गया है। पहला जो है लौह युक्त खनिज है, पहला लौह युक्त खनिज है जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित होता है, उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। उसमें बाबू लोहा पाया जाएगा, उसी को लौह युक्त खनिज कहते हैं। और दूसरा है अलौह युक्त खनिज जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, उसे अलौह युक्त खनिज कहते हैं। तो ये बाबू क्या है, खनिज का क्या है, प्रकार है। धात्विक खनिज का ये प्रकार है, आप लोग इसको लिखिए, फिर लौह युक्त खनिज पर हम लोग चलेंगे और अलौह युक्त खनिज पर चलेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, लौह युक्त खनिज क्या है। चलिए बाबू यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लौह युक्त खनिज पर चलेंगे, तो आप लोग लौह युक्त खनिज लिखकर डैश दे दें और समझिए लौह युक्त खनिज जो है किसे कहते हैं। तो बाबू जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित होगा उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। जिसमें लोहा की मात्रा क्या होगा बाबू, उपस्थित होगा, उसी को हम लोग लौह युक्त खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है बाबू, मैग्नीज, ये सब क्या है, लोहा की मात्रा इन सब में क्या है, उपस्थित है, इसी को क्या कहते हैं, लौह युक्त खनिज कहते हैं। आइए डिफिनेशन चलते हैं। वैसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा, वैसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू, लौहयुक्त खनिज कहते हैं, लौहयुक्त खनिज कहते हैं, लौहयुक्त खनिज कहते हैं। बाबू जैसे देखो क्या है, एग्जाम्पल में मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है बाबू, इसमें लोहा की मात्रा क्या है, उपस्थित है। तो देखते हैं लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं। पहले तो हम लोग खनिज को देखें, खनिज क्या है, उसके बाद खनिज का प्रकार देखें। तो खनिज का मुख्यतः 2 प्रकार होता है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। अब हम लोग धात्विक खनिज को देखेंगे कि धात्विक खनिज क्या है, और उसके बाद धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा है, पहला लौहयुक्त खनिज और दूसरा अलौहयुक्त खनिज। तो पहला हम लोग चले, लौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं। तो वैसा खनिज जिसमें लोहा की मात्रा क्या होती है बाबू, उपस्थित होती है, पाई जाती है, उसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, लौहयुक्त खनिज कहते हैं। आप लोग ये लिख दीजिए, अगर ये लिखिए तो ज़्यादा और ठीक रहेगा कि वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। ये तो धात्विक खनिज का ही प्रकार है, इसीलिए इसे क्या लिखेंगे, धात्विक खनिज, वैसा धात्विक खनिज, क्योंकि ये धात्विक खनिज का ही क्या है, प्रकार है, लौहयुक्त खनिज। तो लिखेंगे वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा क्या होती है, उपस्थित होती है या पाई जाती है, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, इस सब में क्या होता है बाबू, लोहा पाया जाता है, इसी को लौहयुक्त खनिज कहते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है, 100% आपको नंबर मिलेगा बाबू।
एक भी नंबर नहीं काटेगा। आपको याद करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है बस। अब हम लोग चलेंगे अलौहयुक्त खनिज पर। आप लोग इसको लिख लीजिए, अलौहयुक्त खनिज हम लोग चलते हैं। अलौहयुक्त खनिज, लिखें आप लोग, लिखिए क्वेश्चन, अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए बाबू, अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं? चलिए बाबू, अब हम लोग चलते हैं अलौहयुक्त खनिज किसे कहते हैं। चलिए आइए, देखो बाबू, अलौहयुक्त खनिज क्या है। हम लोग लौहयुक्त खनिज को देखें जिसमें लोहा की मात्रा क्या है, उपस्थित है, उसे लौहयुक्त खनिज कहते हैं। और अलौहयुक्त खनिज क्या है बाबू, जिसमें लोहा की जो मात्रा है वो उपस्थित नहीं होगा, उसी को हम लोग अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा बाबू, जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा उसी को अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं अलौहयुक्त खनिज का। वैसा धात्विक खनिज, क्योंकि ये धात्विक खनिज का ही प्रकार है, कौन? अलौहयुक्त खनिज। तो लिखेंगे वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा की मात्रा उपस्थित नहीं होती है, जिसमें लोहा की मात्रा क्या होती है, उपस्थित नहीं होती है या नहीं पाई जाती है, जिसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बाबू? अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तांबा, बॉक्साइट, ये सब क्या है? अलौहयुक्त खनिज है, क्योंकि इसमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है या लोहा की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। ये सब में लोहा नहीं पाया जाता है बाबू, इसीलिए ये सब क्या है? अलौहयुक्त खनिज है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अलौहयुक्त खनिज। अब हम लोग चलेंगे बाबू अधात्विक खनिज पर। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज को भी बाबू दो वर्गों में बांटा है। पहले हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन लिखिए, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, लिख लिए। अब हम लोग आंसर पर चलेंगे। पहले समझना है, उसके बाद लिखना है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं बाबू? हम लोग धात्विक खनिज को देखें कि जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज क्या है? जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। सिंपल सा बात है बाबू। धात्विक खनिज रहेगा तो उसमें धातु की मात्रा क्या होगा? पाया जाएगा या उपस्थित होगा, तो धात्विक खनिज कहलाएगा। और अधात्विक खनिज क्या है? वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा उपस्थित नहीं होती है या नहीं पाई जाती है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं, अधात्विक खनिज क्या है। तो अधात्विक खनिज क्या है बाबू, उसको हम लोग देखेंगे। तो लिखिए, वैसा खनिज, वैसा खनिज, वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा, वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है या धातु की मात्रा नहीं उपस्थित होती है, बात एक ही है। वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, पाई नहीं जाती है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु की मात्रा
उपस्थित नहीं होगा उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए कोयला, कोयला में थोड़ी ये धातु पाया जाता है बाबू, कोयला में नहीं पाया जाता है। पेट्रोल, ये सब क्या है बाबू, ये सब क्या है, अधात्विक खनिज है। इसको आप लोग पेट्रोल, ये सब क्या है बाबू, अधात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज हम लोग देखेंगे वैसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जिसमें धातु पाया जाएगा उसे धात्विक कहेंगे, जिसमें धातु नहीं पाया जाएगा उसे अधात्विक कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए कोयला, पेट्रोल, ये सब में क्या है, धातु नहीं पाया जाता है। आप लोग लिखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए बाबू, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे, अब हम लोग सिर्फ, क्योंकि टाइम भी अब हो चुका है बाबू, तो हम लोग अब आगे चलेंगे। अब अधात्विक खनिज का सिर्फ प्रकार चलेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और अब अधात्विक खनिज का क्या चलेंगे बाबू, प्रकार चलेंगे कि अधात्विक खनिज का कितना प्रकार होता है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए बाबू, अधात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन लिखिए, अधात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आंसर लिखिए, अधात्विक खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है। अधात्विक खनिज को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला लिखिए कार्बन खनिज या कार्बनिक खनिज, और दूसरा अकार्बनिक खनिज। पहला लिखिए कार्बनिक खनिज और दूसरा लिखिए अकार्बनिक खनिज। तो बाबू लिखिए दो प्रकार से क्या किया गया है, बांटा गया है। किसको, अधात्विक खनिज को। अब हम लोग पहला चलते हैं। पहला क्या है, कार्बनिक खनिज है, कार्बनिक खनिज। और दूसरा अकार्बनिक खनिज है बाबू, अकार्बनिक खनिज है, अकार्बनिक खनिज है। बाबू आज का क्लास जो है इतना ही रहेगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। आप लोग को पढ़ा रहे हैं बाबू, धीरे धीरे तो टाइम तो निकलेगा ही, तेज़ी से तो चल नहीं रहे हैं। तो आप लोग को याद करना है और रिवीजन करते जाना है। और सबसे पहले तो आप लोग सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अभी से ही शुरू कर दे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा बाबू, तो आप लोगों से नहीं हो पाएगा, हम बोल रहे हैं। तो आप लोग अभी से ही सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए बाबू। जिन बच्चों के पास PDF ये सब नोट्स नहीं पढ़ पाए हैं या कुछ भी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं बाबू, आप लोग को PDF वगैरह सब कुछ भेज दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा संसाधन का, तो आप लोगों का PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में चला जाएगा। तो जिन बच्चों के पास सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ पाएँ, तो वो अभी सुनहरा मौका है बाबू। अगर अभी नहीं पढ़ पाया तो नहीं पढ़ पाया, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है बाबू यहाँ इस चैनल पे। और सबसे जो पहला बात है कि आप लोगों का साइंस का क्लास भी स्टार्ट होगा, साइंस का क्लास भी स्टार्ट होगा। जब ये चैप्टर संसाधन का ख़त्म हो जाएगा तो आप लोगों को साइंस का क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाई होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाई होगा और बायोलॉजी भी पढ़ाई होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिए कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ पाए हैं वो भी बच्चे पढ़ लें इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग शेयर कर दीजिए बाबू, जो कोई बच्चा नहीं पढ़ा है उनके पास शेयर कर दीजिए।
चलिए आज का क्लास इतना ही।